धन्यवाद। और साथ ही बहुत बड़ी जीत है। मुझे लगता है कि हम लोग 50,000 से अधिक जीत रहे हैं। घोसी की जनता ने यह बताया है कि दल बदलने वाले लोग स्वीकार नहीं हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों उप मुख्यमंत्री, अपने बहुत सारे कैबिनेट मंत्री, आचार संहिता, कोड ऑफ कॉन्डक्ट का पूरा उल्लंघन करके घोसी की जनता को परेशान कर दिया। एक और भी दल था जो पहले हमारे साथ था, लेकिन अब हमसे अलग होकर सत्ता की गोद में बैठा था। तरह तरह के तंज, अपशब्द, मुद्दों की बात न करना, काम की बात न करना, ये जनता देख रही थी। और जनता ये भी देख रही थी कि कौन व्यक्ति उसके लिए लड़ना चाहता है, चाहे उसका विधायक विपक्ष में ही क्यों ना हो, लेकिन वो मजबूत विधायक होगा, वो उनका स्थानीय होगा। और कौन व्यक्ति चुनाव केवल सत्ता के लिए लड़ता है, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए लड़ता है। घोसी की जनता ने एक और बहुत बड़ा सबक सिखाया है उन लोगों को जो केवल जातियों को, वर्गों को बांटते हैं और इन्हीं आंकड़ों के आधार पे चुनाव लड़ते हैं। जो हमारे प्रत्याशी थे, वहां के पुराने थे, विधायक भी रह चुके थे, लेकिन ये कहना कि हमारा जो गणना ये लोग करते हैं कि किसी जाति के हिसाब से किसी को महत्व दिया जाए, वो बहुत ऐसा नहीं था कि समीकरण उनके पक्ष में था। हर वर्ग, हर गांव के लोगों ने उनको वोट दिया। और हम निरंतर, जब पहला बूथ काउंटिंग वाला खुला तो हम निरंतर लीड कर रहे थे। इंडिया गठबंधन जमीन पर उतरा। गठबंधन के बाद ये पहला चुनाव था। और बहुत सारे ये एक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है, क्योंकि इसके पहले घोसी पर जो भी डिबेट्स हुए, भारतीय जनता पार्टी की एक अहंकार भरी नीति, घमंड, एक गंभीरता का अभाव स्पष्ट दिख रहा था। मुद्दों के अलावा आप उनसे कोई भी बात कर लीजिए कि इंडिया गठबंधन कहाँ क्या खा रहा है, क्या बात कर रहा है, किसके ऊपर कौन सा व्यंग कर दे, कौन सी कविता कर दे, इस तरह से चुनाव नहीं होते हैं। तो हमने जो मुद्दे महत्वपूर्ण थे, संविधान महत्वपूर्ण था। और जब हम गांव में गए, महिलाओं की अहम भूमिका थी। हम लोग गांव गांव जा रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। तो सबसे पहला प्रश्न और जो मुद्दा महिलाओं के समझ में आ रहा था, वो जो भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि 5 किलो राशन देकर के आप महिलाओं की सोच को प्रभावित कर लेंगे, वो नहीं था। उन्होंने देखा कि स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हैं। एक 100 बेड का अस्पताल समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था, वो बंद है। डॉक्टर नहीं है, उपकरण नहीं है, टीके नहीं लग पा रहे हैं। साथ ही रोजगार, जब हम कई ऐसी बस्तियों में गए तो रोजगार की कमी, युवा त्रस्त थे। सबने मन बना लिया था इसीलिए कि इस बार हम लोग सुधाकर सिंह जी को वोट देंगे और अपने ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जो हमारी बात सुनने के लिए उपलब्ध हो। दारा सिंह चौहान के बारे में बहुत कुछ कहा गया, उन्होंने खुद ही कहा, तो सब कुछ स्पष्ट था। और जनता समझदार है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, शासन प्रशासन का जो दुष्प्रयोग हुआ, वो सब भी सबके सामने था। तो हमें अपनी जीत पर गर्व है, क्योंकि हमारे संगठन की जीत है, अखिलेश यादव की सोच की जीत है, हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं की जीत है, और घोसी की जनता की जीत है। जी बिल्कुल। और एक तरफ हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, डबल इंजन की सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी, तमाम मंत्री लगा रखे थे, सरकारी अमला लगा हुआ था, कार्यकर्ता जमीन पर थे। वो तमाम कोशिशें थी कि एक तरह का ये मैसेज जाए कि कैसे हमने समाजवादी पार्टी से ये सीट जो है वो छीन ली है, क्योंकि दारा सिंह गए तो थे समाजवादी पार्टी से ही। और अगर जातीय समीकरण की भी हम बात करें इस घोसी सीट पर, तो स्वर्ण लगभग जो है वो 70,000 है, ओबीसी लगभग 1.5 लाख है, दलित 60 से 70,000 है, मुसलमानों की आबादी भी 60 से 70% है इसमें। और जूही जी, मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगी। सवाल आपसे एक मेरा ये कि अभी संजय निषाद जो है उनसे, बीजेपी के लीडर से एक सवाल पूछा जा रहा था किसी मीडिया एजेंसी के जरिए कि भाई आप तो ट्रेल कर रहे हैं लगातार, और तब शायद 14-15 राउंड हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अभी आप इंतजार करिए, अभी तो जो पाकिस्तान वाला एरिया है, अभी वहां के वोट जो हैं वो खुले हैं। तो ये कब्रिस्तान शमशान की बात, 80-20 की बात, और एरिया पाकिस्तान, यानी कि विपक्ष जहां से जीत रहा है, या विपक्ष को जो लोग वोट कर रहे हैं और जहां से वो लगातार बढ़त बनाए हुए, वो पाकिस्तान का इलाका है, यानी कि दुश्मन का इलाका है। और कहीं ना कहीं ये इशारा मुसलमानों की तरफ भी, क्योंकि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है घोसी में।
बुशरा जी, संजय निषाद, इसका मतलब प्रधानमंत्री जो कह रहे थे कि वो पसमानदा समाज को जोड़ने की मुहिम कर रहे हैं, उस पर डाउट, उस पर एक प्रश्न चिन्ह, बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और फिर अपने गठबंधन की नीयत को भी स्पष्ट करते हैं कि हम चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान का भी प्रयोग करेंगे, आतंकवाद भी बोलेंगे, लोगों पर निराधार आरोप भी लगाएंगे। घोसी की जनता, मैं बार बार कह रही हूँ कि जो समीकरण आपने बताया और इतनी प्रचंड जो जीत दिख रही है, इसका मतलब कि हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोगों ने समाजवादी पार्टी और इंडिया जो हमारा गठबंधन है उस पर एक विश्वास जताया और जो विकल्प हमने प्रस्तुत किया था उसका एक सफल चयन किया। तो संजय निषाद जैसे लोग जो केवल अपने बेटे, अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, स्पष्ट नाम ले रही हूँ, जिनको केवल अपने बेटे और अपने परिवारवाद की जो परिभाषा है, जो भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत पुष्पित पल्लवित हो रही है, उसको ये एक करारा तमाचा है। और साथ ही हमारे उप मुख्यमंत्री लोग जो काम तो करते नहीं हैं लेकिन वोट मांगने जरूर चले जाते हैं, तो अब ये झूठे छलावों से जनता आपके समर्थन में नहीं आएगी, ये आप स्पष्ट कर ले। बाकी हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, इंडिया के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और इंडिया जीतेगा 2024 के लिए, ये बड़ा संदेश है। घोसी को हम मानते हैं कि आजमगढ़ के बाद वो पूर्वांचल का द्वार है, पूर्वांचल में हम लोग मजबूत हैं और एक विश्वास और आस्था जो जनता ने हमारे गठबंधन पे दिखाई है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बुशरा जी। बिल्कुल। और अखिलेश जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? केरला में आपकी जीत हो गई है और इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जेएमएम जो है वो झारखंड में लीड बनाए हुए है लगातार, और इसी तरीके से वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस लीड बनाए हुए है। उत्तराखंड और त्रिपुरा के अलावा जो अलग और 4 जगहों की हम बात करें तो वहां पर इंडिया गठबंधन हम कहते हैं, या वहां की वो पार्टियां जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, वो लगातार लीड बनाए हुए हैं। कितना आपके लिए, आपके इंडिया गठबंधन के मनोबल के लिए, कांग्रेस के लिए, किस तरह से आप देखते हैं इस लीड को और जीत को? देखिए, सबसे पहले मैं घोसी से शुरुआत करता हूं। घोसी जिस तरह से बुरी तरह से बीजेपी पराजित हो रही है और हमारे इंडिया गठबंधन के मित्र दल समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है, वो घोसी जो आदरणीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद उनके जगह से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पे है, सरहद लगती है गोरखपुर का, 60 किलोमीटर दूर पूरी सरकार अपना झाल मजीरा लेके गाना बजाती है विकास का, फला का, धमाका का, उसका असर उसी 60 किलोमीटर पे आप देखिए बुरी तरह पराजित हो रहे हैं। इसका मतलब कि जो राहुल जी कहते हैं इनके झूठ के गुब्बारे की अब हवा निकल चुकी है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से जिस प्रकार से विचलित हो चुका है बीजेपी, तो ये दिखा रहा है कि इसमें सच्चाई है। अपने दरवाजे पे, अपने चौखट पे एक उपचुनाव हो रहा है मुख्यमंत्री के, और वो चुनाव मुख्यमंत्री के इतने सघन प्रचार और पूरी सरकार के लग जाने के बाद भी बुरी तरह हार रहे हैं। तो संदेश स्पष्ट है कि बस आपके दिन अब जाने वाले हैं, शुरू हो चुके हैं। फॉर्मेलिटी है, एक प्रक्रिया है कि 2024 में एक लोकसभा का चुनाव होगा, जनता उसका इंतजार कर रही है, उसके बाद आपका जाना तय है और आपको भी पता है। ये डबल इंजन बीजेपी बहुत करती है। ये डबल इंजन ही नहीं है, ये 4 इंजन भी नहीं है, ये 6 इंजन की सरकार है। डबल इंजन तो चलो केंद्र प्रदेश हो गई, और उसके बाद 2 इंजन बचे जो पंचायती राज और नगर पालिका परिषद। इन दोनों इंजनों पे भी बीजेपी का कब्जा है 99% जगह, जिला पंचायतों पे, नगर पालिका, टाउन एरियाओं पे भी। और उसके अलावा 2 और डबल इंजन इनके साथ हैं, वो डॉन माफियाओं का और भ्रष्टाचारियों का, वो भी इनके इंजन है। इस सरकार को दाना पानी देते रहते, इसी इंजन से वो भी फल फूल रहे हैं। तो ये 6 इंजन की सरकार है, और ये 6 इंजन सिर्फ मिलके इस देश और प्रदेश की जनता को तकलीफ देती है, लूटती है, अपना घर भरती है, और सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने मित्रों तक ही सीमित रहती है। इन्हें इतने अहंकार में रहते हैं ये, और इनके अहंकार के नाते आज आम जनता भी थोड़ा सा दब के बात करती है।
क्योंकि अभी क्या बात करें, अभी सरकार है, बटन दबाने का मौका आने दो, इन्हें दिखा देंगे कि हमारे हस्ती या हमारे दिल में क्या है। तो जहां जहां वोटर वोटर वोट पड़ेगा, ये देश दिखाएगा कि मेरे दिल में क्या है। एनडीए राष्ट्र आपका नेशनल डिजास्टर अलायंस, एनडीए मतलब नेशनल डिजास्टर अलायंस, ये साबित हो चुका है। ये जाने की बारी है और ये जानेंगे। दूसरा संदेश साफ जी। है कि हम लोगों के मित्र दलों की एका, आपस में एक सूझबूझ। हमारे मित्र दलों के जो नेता हैं, लीडर हैं, वो आदरणीय साहब से भी कई गुना ज्यादा योग्य, काबिल, सक्षम, ईमानदार और विश्वसनीय हैं। उसमें कोई दुविधा नहीं है। तीसरे, राहुल जी ने जो यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, उस यात्रा ने मोदी जी के झूठ के गुब्बारे की पूरी हवा निकाल दी बीजेपी की। अरे भैया, दो ठे चुनाव क्या जीत गए, आप लोग बातें ऐसे करते हो जैसे कि अजेय हो, अपराजेय हो। भूल गए अटल जी को, साइनिंग इंडिया। बीजेपी, और उस समय भी जो मीडिया थी बीजेपी के गोदी में बैठी, वो कहती थी कि अटल अपराजेय हैं, बुरी तरह पराजित हुई। सोनिया जी निकली, मित्रों को साथ लिया, एक गठबंधन बनाया, यूपीए। वही सिचुएशन आज है। इस अहंकारी बीजेपी के लोगों को, जिनको ये घमंड है कि हम अजय हैं, राहुल जी निकले, मित्रों के साथ एक गठजोड़ बनाया जिसका नाम रखा इंडिया। अब वो इंडिया भारत का सिरमौर बन चुका है, भारत की आवाज बन चुकी है, हर भारतवासी की आवाज इंडिया है। एनडीए तो सिर्फ अपने मित्रों की आवाज है। साहब विदेश दौरा करते हैं, दूसरे दिन खबर आती है कि अपने मित्र के लिए किए थे, देश के लिए नहीं। पूरे देश में थू थू हो रही है दुनिया में। आज G20 के लिए अध्यक्ष है भारत, एक साल के लिए अब खत्म होने वाला है। सारे जितने राउंड के हर साल के जो भी बैठकें हुई हैं, उसमें सबसे फ्लॉप शो इनके कार्यकाल का रहा। कई राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ रहे हैं। जो विदेश मंत्रियों लेवल की बैठकें हुई हैं, अधिकांश में भी 2/3, 1/3, कुछ परसेंट विदेश मंत्री आए ही नहीं। कोई चर्चा ही नहीं हो रही देश में कि G20 की क्या तैयारी है, किस विषय पर बात करेंगे। कोई एजेंडा ही पब्लिक को नहीं पता है कि भारत उसमें क्या करने वाला, जी। दुनिया के सामने कौन सी बातों को रखने वाला, क्योंकि इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए इनके पास, और वो सत्ता। बिल्कुल। जी जी। जी, अखिलेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जूही जी, अगर हम ये देखते हैं, हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं कि एक जनसंवाद राहुल गांधी ने किया, 4000 किलोमीटर से ज्यादा वो चल से उन्होंने बात की, और अब हम जब घोसी के यहाँ पर रिजल्ट देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि जमीन पर उतरकर आप सीधे तौर पर, चाहे वो अखिलेश यादव ने किया हो, जब जमीन पर उतरकर आप सीधे तौर पर जनता से संवाद करते हैं, जब जनता के मुद्दों को उनके साथ खड़े होकर जब आप चुनते हैं, तो जनता भी फिर आपको आशीर्वाद देती है। अब आपके लिए, आपको नहीं लगता कि एक सबक की तरह है ये पूरे इंडिया गठबंधन के लिए, कि अब जो मीटिंग्स वगैरह के बाद अब जमीन पर उतर के अब लोगों से सीधे तौर पर जनसंवाद करने की जरूरत है, वो आपको रिजल्ट पर रिजल्ट दे रही है और आपसे एक उम्मीद कर रही है? बुशरा जी, सही है, जनता ने बहुत विश्वास दिया है। इसके पहले हमने मैनपुरी चुनाव में भी इसी तरह जनसंपर्क किया, आदरणीय नेताजी के बाद वो चुनाव हुआ था। प्रचंड बहुमत से हमें वहां भी जीत मिली, और घोसी भी चुनाव घर घर जाकर उनकी बातें सुनी हमने। और जनसंवाद, वो भारत जोड़ो यात्रा जो है एक बहुत ही सफल यात्रा थी। हम उनके साथ काम कर रहे हैं, पहले भी काम कर चुके हैं कांग्रेस के साथ। तो मुझे लगता है कि इंडिया एक मजबूत गठबंधन है और हर चुनाव हमें कुछ सिखाता है। हमने भी सीखा है, हमने एक काम किया है उत्तर प्रदेश में, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय नेताजी, इन सरकारों ने काम किया है जो जमीन पर दिखता है। इसलिए घोसी में हम लोगों को बता सके कि ये अस्पताल हमने बनाया है, इसमें डॉक्टर नहीं है। यहाँ 11 पुल हमने बनाए हैं, लेकिन आज जो है,
जो गांव की सड़कें हैं, अंदरूनी सड़कें हैं, वो खराब है, लोग चल नहीं पा रहे हैं। जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो बंद हो रहे हैं, रोजगार के साधन बंद हो रहे हैं, सरकारी नौकरियां नहीं आ रही हैं। अपने गठबंधन को साथ लेकर कांग्रेस के लोगों ने भी समर्थन दिया, जेडीयू ने भी दिया, अन्य जो हमारे सहयोगी दल हैं उन्होंने भी एक मुखर स्पष्ट समर्थन दिया, जिससे वास्तव में फर्क पड़ा और जो एकता है जो हम चाहते थे वो जमीन पर दिखाई दी। इसका एक असर तो विकल्प को जनता को दिखता ही है ना, कि ये लोग साथ अगर मिलकर काम कर सकते हैं तो हमारी विश्वास की रक्षा भी कर सकते हैं। दूसरी ओर अभी मैंने पढ़ा भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल संजय निषाद जी किसी और पर इल्जाम लगा रहे हैं, कोई और जो है भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगा रहा है। तो हमारा संगठन, समाजवादी पार्टी का संगठन, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पार्टी रहे हैं, प्रमुख विपक्ष हैं, एक एक नेता उसने अपनी जिम्मेदारी संभाली और उस जिम्मेदारी को जनता तक पहुंचाने और उसको वोट में तब्दील करने की जो हमारा लक्ष्य था उसमें भी हम कामयाब रहे। तो ये बात सही है कि स्ट्रैटेजी, भावना, काम और एक एकता, एक पर्सपेक्टिव वो हम जमीन पर लाए और इसको हम आगे भी लेकर चलेंगे। जल्द ही अन्य जगह पर भी जो हमें पटना में दिखाई दिया या फिर बेंगलोर में दिखाई दिया या मुंबई में दिखाई दिया, वो जमीन पर भी दिखाई देगा। और साथ मिलकर चलने में शक्ति तो है ही है, एकता में शक्ति है। जी जी बिल्कुल। और दो लड़कों को देखा था, दो लड़कों की बात हमने देखी थी जब एक बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब एक साथ आए थे। क्या फिर से वही समीकरण जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं? इस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं दर्शकों को जल्दी से अपडेट में जरूर दे देती हूँ। झारखंड की बात करें तो अभी भी जेएम वहां पर लीड कर रहा है, ये ऑफिशियल हम आपको अपडेट दे रहे हैं। और पुथुपल्ली हम बता ही चुके हैं, केरला में कांग्रेस जीत चुकी है, बक्सर नगर में भी भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और इसके साथ ही घोसी में लगातार एक बड़े मार्जिन के साथ जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार लीड बनाए हुए है, पहले ही जब से बैलेट पेपर से जब से शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। और भागेश्वर में, उत्तराखंड में डिक्लेयर हो गया है जीत भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि मार्जिन को अगर हम देखें तो मार्जिन जो है वो बेहद कम है और डबल इंजन की वहां पर सरकार है, उसके बावजूद भी लगभग 2400 वोटों से जीत जो है वो दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने। तो इसको अखिलेश जी, अगर उत्तराखंड की भी हम बात करते हैं तो 2495 जो वोट है उनसे जीत हासिल की है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बिल्कुल नेक टू नेक फाइट जो है उत्तराखंड में भी हमें देखने के लिए मिली है, यानी कि अगर वहां पर स्ट्रॉन्ग फुट रखा होता कांग्रेस ने तो हो सकता है ये जीत आपके पाले में होती। नहीं, ये जीत कांग्रेस की है, लेकिन जिस प्रकार से ये पूरी मशीनरी का, पूरे सिस्टम का, पूरे मीडिया का, पूरा जो और तंत्र है उसका, हर प्रकार की चीजों से इस चुनाव को प्रभावित करते हैं, चूंकि उनकी वहां सरकार है। अभी यही चुनाव जब सत्ता परिवर्तन के लिए अगर होने लगे लोकसभा के या विधानसभा का, तो ये मार्जिन हमारा 24,000 का हो जाएगा जो 2400 का है, क्योंकि लोगों को पता है कि जो लोग आज मशीनरियों पे कब्जा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तब वो मशीनरी चली चला के बेला में उस पे ये कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो ये उनकी हार है, भले वो टेक्निकली जीते हो, लेकिन ये उनकी हार है। 2400 वोट कोई वोट मार्जिन नहीं होता, वो भी इतनी ताकत और सब लगाने के बावजूद। यहाँ भी प्रयास किया घोसी में भी। ये जो मार्जिन है, अगर निष्पक्ष और फेयर चुनाव हुए होते तो कम से कम 15-20 हजार मार्जिन और बढ़ता, कम से कम इतना बढ़ता। 25,000, 25,000 तो वोटरों को वोट नहीं देने दिया गया। किस तरह से लोगों को वहां तंग किया गया, जो समाजवादी पार्टी या इंडिया के लोग थे उनको वोट डालने से रोका गया, परेशान किया गया। तो ये दिखा भी, मीडिया ने भी दिखाया, ये सब बातें दिखी। देखिए, महत्वपूर्ण बात ये है जो फ्यूचर के लिए और जो पास्ट से सीखा जा सकता है वो ये है कि हमारा जो इंडिया का गठबंधन है, ये जो पहले रहा है यूपीए, हमने अपने मित्रों को कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि आप हमारे इक्वल नहीं हैं। जितना अधिकार, जितनी ताकत कांग्रेस ने रखी थी, उतना ही अपने मित्रों के साथ, उतना ही सम्मान, सहयोग और उतना ही मित्र भी उतने ही विश्वास हम लोग के साथ थे। यूपीए में कोई मित्र कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा और सब ने मिलकर योगदान किया। आज वही हाल है। इंडिया में सारे मित्र हम लोग एक दूसरे के साथ
खूब अच्छे से हैं। लेकिन उसके विपरीत एनडीए में देख लीजिए, बीजेपी के ट्रेडिशनल एलाइज उनका साथ छोड़ गए, जो 30-30 साल से साथ थे। इनकी सोच ये, इनके नेता, बड़े बड़े नेता बिहार में बोले, कई जगह बोले कि जो इंदर पार्टियां हैं इनको तो हमें समाप्त करना पड़ेगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया। तो आप लोकतंत्र में मित्र तो चाहते हैं अपने जीतने के लिए, लेकिन जीत जाने के बाद उन मित्रों को ही दबाने, कुचलने और समाप्त करने का जब षड्यंत्र रचेंगे तो आप पे कौन विश्वास करेगा। तो वही कारण है कि आज विश्वसनीयता बीजेपी की या एनडीए की नहीं है। कोई उनके साथ वही लोग हैं। चुनाव आने दीजिए, ये जो गिन करके जो बोलते थे एक अकेला सब पे भारी, बैसाखी ढूंढ रहे हैं, 2 और ढूंढ रहे तो 40 हो जाएंगे, 38 हो चुके हैं। ये चुनाव आने दीजिए, इसमें 18 भाग जाएंगे। और अब 22-24 के पास तो कुछ है भी नहीं, एक विधायक, एक एमपी नहीं है कईयों के। तो अखिलेश जी, आप मुझे लग रहा है इस जीत से आप बहुत उत्साहित जो है वो नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन जब से बना है एक नई तरह की ऊर्जा है उन तमाम पार्टियों मैं आपको जी मैं एक लाइन कहूंगा। देखिए, आप हिंदुस्तान का नक्शा उठा लीजिए और उस नक्शे में देखिए बीजेपी कहां कहां है। सिर्फ यूपी और गुजरात ये बीजेपी साउंड है, लेकिन अब यूपी भी सुपड़ा साफ होगा। मध्य प्रदेश लूट के बनाए हैं, महाराष्ट्र लूट के बनाए हैं, और दोनों जगह जिस दिन चुनाव हुआ, अभी मध्य प्रदेश में दिख जाएगा, जिस दिन महाराष्ट्र में उस दिन में दिख जाएगा। भारत के नक्शे पे, राज्यों पे इनका जो सरकार है वो साफ हो रही है, साफ होने वाली है। और यही घोसी ने वो संदेश दे दिया कि 80 लोकसभा सीटों का उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। यहां पे वो 2, 4, 5 नहीं जीत पाएंगे, ये आभास है इन लोगों को। ये लोग डींगे लाख हाँक दे वो अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, लेकिन अंदर से उनको भी पता है कि वो गए। मैंने कहा आपसे जब आप आई कि अब तो झोला ढूंढ रहे होंगे, थैला उठा के जाएंगे, लेकिन जनता कह रही है कि हम थैले की तलाशी भी लेंगे। जाने के पहले उस थैले की तलाशी भी ली जाएगी, क्योंकि इस देश की हर संपदा उसी थैले में और उसी मित्रों को ही दी गई है, तो उसका हिसाब भी लिया जाएगा। जूही जी, अभी की अगर हम बात करें, ऑफिशियल अगर हम बात करें, तो लगभग 28,000 से सुधाकर सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं। आपके पास अनऑफिशियल क्या अपडेट है? क्योंकि लगातार लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, वक्त जो है लगभग 4:30 बज गए हैं और अभी तक जीत डिक्लेयर नहीं हुई है। हालांकि ये अब एक औपचारिकता भर लगता है। बुशरा जी, मेरे पास जो लास्ट फिगर वहां से आया है वो करीब 60,000 का है लीड का। मैं उसका अभी पुष्टि का वेट कर रही हूँ। और इस बीच में हमारे कार्यालय और घोसी में जो अभी मुझे वीडियो दिखाई दिया गया, बहुत सारे, एक उत्सव का माहौल है, कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। तो ये मुद्दों की जीत है और मुझे लगता है कि किसी और को मैं कौन अन्य दल को सबक सिखाने वाली होती हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी पे जो विश्वास घोसी की जनता ने दिखाया है उसका सदा सम्मान होगा, वहां के हर वर्ग का सम्मान होगा और वहां काम होगा। विपक्ष का भी विधायक बहुत मजबूत होता है अगर वो मजबूती से अपने लोगों की बात विधानसभा में रख सके और विधानसभा में काम करवा सके। तो ये जो डर एक भारतीय जनता पार्टी ने, जिस पर ये चुनाव लड़ रहे थे कि हम सत्ता में हैं इसलिए हमारा ही विधायक होगा, तो ये समझ लें कि जनता जब चुनाव लड़ने लगती है और जनता जब बातें सुनने और बताने लगती है तो किसी तरह का दुष्प्रचार, झूठ चलता नहीं है। फिर वो जनता ही वोट देती है और जनता ही अपने व्यक्ति को जिताती है, जो आज के समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के साथ जनता ने ये एक बेहतरीन रिजल्ट दिया है। और हमें भी एक सीखने को मिला है कि हर चुनाव महत्वपूर्ण है, हर चुनाव महत्वपूर्ण है, हर चुनाव हमें उसी गंभीरता से लेना पड़ेगा और हम उसको लेंगे भी। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल। और जूही जी, हम ये देख रहे हैं कि अगर यही जीत उल्टी होती, अगर ये घोसी में जीत गठबंधन की ना होकर अगर भारतीय जनता पार्टी की होती, तो तमाम हेडलाइंस अब तक बदल चुकी होती, तमाम टीवी चैनल्स की हेडलाइंस बदल चुकी होती और वहां पर किस तरह का उद्घोष हो रहा होता, अब वो आप इमेजिन कर सकते हैं। हो सकता है आप यहाँ पर हमारे साथ टीवी इस डिबेट का हिस्सा भी ना होती और आपको तमाम टीवी चैनल्स पर इसलिए बुलाया जाता कि भाई बताइए आप हार की वजह।
तो अभी क्या आपको लग रहा है कि ये तमाम चीजें, क्योंकि उसी टीवी चैनल से, उसी मीडिया के जरिए ही सारा नैरेटिव जो है वो सेट किया जाता है, और अब आपका इस तरह से वो जीत जिस तरह से आपने हासिल की वो भी काफी बड़ी, हेडलाइंस में पूरी तरीके से गायब होना, किस तरह से आप इसको भी देखती हैं? डिजिटल, हम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लगातार सुबह से बात कर रहे हैं और लोगों को असली तस्वीर दिखा रहे हैं। बुशरा जी, मैं कई पत्रकार ग्रुप का पार्ट भी हूँ और सुबह से भी कई बार रंग बदलते देखा है मैंने। जो आपने मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कही, बीच में हमारा अंतर जब 7,000 के बाद थोड़ा कम हुआ, 6,000 तक पहुंचा, तो लगा कि कई लोगों में एक नई ऊर्जा आ गई है कि समाजवादी पार्टी का अंतर कम हो रहा है, और उसके बाद फिर निरंतर हम बढ़त की ओर चले गए। तो ये बात सही है कि नरेटिव सेट किया जा रहा है, और ये दुखद है। और आप जैसे डिजिटल चैनल्स भी मुझे लगता है कि जो सच दिखा रहे हैं, जब हम लोग कल तक सबको चुनाव के बाद क्यूरियोसिटी होती है, तो हम लोग कई यूट्यूब पे चैनल्स पे जाते थे। हम लोग जब वहां घर कर जाते थे तो हमें एक ही आवाज सुनाई देती थी, सुधाकर सिंह और समाजवादी पार्टी, क्योंकि मैं वहां प्रचार में बहुत विस्तृत तरीके से रही हूँ ग्राउंड पे। लेकिन जब मैं यहाँ सुनती थी कि लोग कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर होगी, तो मैं सोचती थी शायद आदमी को खुद भी अपनी सोच पर आप सेकंड गेस करने लगते हैं कि ये कांटे की टक्कर कहाँ से आ गई। वहां तो हर वर्ग का मतदाता ये कह रहा है, वहां महिलाएं कह रही हैं कि अरे 5 किलो राशन में हमके का मिली, अभी रिफाइंड ऑयल ले लिया, हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा है, तरह तरह की चीज। और हम लोग तो बुशरा जी जब गए चुनाव प्रचार में, तो आपको वहां की एक लोकल रीजनल बात है कि हमारे यहाँ पूर्वांचल में 3 साल में एक दिन आता है जहां हम अपने गांव को जो सुरक्षित करते हैं, डी बाबा, उनकी पूजा होती है। उस जब पूजा में हम सम्मिलित होने गए तो महिलाएं वहां पर खड़े होकर ये कह रही थी कि नहीं नहीं, आप चले जाइए, सुधाकर जी को वोट देंगे, क्योंकि हम अपने आदमी को वोट देंगे, हम अपने मुद्दों पर वोट देंगे। तो ये नैरेटिव बहुत खतरनाक है, जो नैरेटिव कई मेन स्ट्रीम जगह से सेट होता है, ये कांटे की टक्कर, या और हमें शायद एज इंडिया गठबंधन अभी और इसका सामना करना पड़ेगा पुरजोर तरीके से। तो जरूरी है कि हम अपनी स्ट्रैटेजी और जो लाइन हम ले रहे हैं और जो हमारा जमीन पर जाकर फीडबैक मिल रहा है, तो उस पर हम विश्वास करें और उसी पर काम करें। बाकी ये वाद विवाद, इस पर तंज उस पर व्यंग, ये मस्खरेपन में अगर पड़े तो फिर तो नैरेटिव ही नहीं, पूरा मुद्दा ही हाईजैक हो जाएगा कि चुनाव घोषी का है और बात हम कर रहे हैं कि भारत और इंडिया की जो हो रहा है। तो हम अपने मुद्दों पर चुनाव, ये हमने सीखा है। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल। और अखिलेश जी, हमने देखा कि इस सब के बीच 18 से 22 तारीख का एक सेशन बुलाया जाता है। उस सेशन में एजेंडा नहीं बताया जाता है। जब आप लोग एजेंडा पूछते हैं तो आप पर सियासत करने का आरोप लगाया जाता है। फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जाती है, यूसीसी की बात की जाती है, महिला आरक्षण की बात की जाती है, फिर कहा जाता है इंडिया वर्सेस भारत की बात की जाती है। तो हर दिन लगता है ऐसे जैसे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी एक टारगेट देते हैं लोगों को, जनता को एक टारगेट देते हैं, एक शगुफा छेड़ते हैं, एक बलून है, देखते हैं कि उसमें कितनी हवा है, कितना ऊपर तक जाता है, और जब उसकी हवा निकलने लगती है तो फिर दूसरा बलून जो है वो छोड़ दिया जाता है, दूसरा शगुफा छोड़ दिया जाता है। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि जैसे इंडिया वर्सेस भारत की जो पूरी डिबेट है, अगर रिएक्शन थोड़ा कम होता आपकी तरफ से तो शायद उतना भी उसको माइलेज नहीं मिलता जितनी उसकी 2 दिन तक उस पर बहस हुई? आपको नहीं लगता इन गैर जरूरी मुद्दों पर रिएक्शन देना भी बंद करना चाहिए? नहीं, देखिए, पहली 2 पार्ट में आपका प्रश्न है। पहला पार्ट तो ये है कि जब से, ये सच्चाई आपकी है कि जब से बीजेपी आई है, रोजाना वो एक नए जुमले देती है, जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटा करके उस तरफ रहे, और वो मीडिया वालों को बड़ा आराम भी हो गया है। दूसरा जी, पहले एडिटर, जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर, ब्यूरो चीफ, रिपोर्टर बड़ी मेहनत करते थे कि ये न्यूज है, आज इस न्यूज को निकालना है, लाना है और इस पे बहस करना है। अब व्हाट्सएप आ जाता है और उसी पे लोग काम करना शुरू करते हैं। एक तो चैनलों को आराम हो गया है कि आपको अपने न्यूज ढूंढने या बहस कराने के लिए सब्जेक्ट नहीं ढूंढना है, वो सब्जेक्ट दे दिया और उसके बाद फिर आप उस पर अपना कीर्तन करना शुरू कर दीजिए। तो लोग इस बात को समझ चुके हैं, ये फैक्ट है। आप पूरा कैलेंडर जब से मोदी जी आए तब से देख लीजिए, झाड़ू लगाने से शुरू करके
थाने में झाड़ू लगाने से शुरू करके सांसद आदर्श ग्राम से शुरू, सब वो एक है, उस एक इवेंट है, कुछ दिनों का है, उसके बाद उसका जिक्र नहीं होता, कोई किसी दोबारा कभी जिक्र नहीं होता है। और लोग ये इस बात को समझ गए हैं। अभी एक ही महीने 20-25 दिन में देख लीजिए कौन कौन से इवेंट है। तो लोग ऐसा जो बीजेपी के लोग समझते हैं कि जनता को सब समझ नहीं है, खूब ठीक से समझ चुकी है आपको। दूसरी बात, लोकतंत्र में विपक्ष बड़ी भारी भूमिका होती है। हमारे जो वर्तमान शासक हैं मोदी जी या बीजेपी, वो ये सोचती है कि संसद भी उसकी है, वो उसको अपना एक सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी की तरह से सोचती है। संसद जो है, जो लोकसभा है, वो पक्ष विपक्ष दोनों मिलके है, और दोनों की वहां बराबर भूमिका है। दोनों की बिना, एक के बिना दूसरे का काम होने का मतलब कि तानाशाही रवैये से देश चल रहा है। तो अगर आप संसदीय प्रणालियों के विरुद्ध, जो अपना लोकतंत्र का परंपरागत व्यवस्था है, परिपाटी है, उसके विरुद्ध और संविधान के विरुद्ध कोई कदम उठाएंगे, तो विपक्ष कैसे खामोश हो सकता है? क्योंकि वो सरकार का निर्णय आपका नहीं है, ये संसद का है। तो संसद में जितने लोग हैं वो जनता के नुमाइंदे हैं, उन्हें जानने का हक है। अगर आप 3 सेशन के बाद कोई सेशन बुलाते हैं तो विशेष सत्र होता है। विशेष सत्र किसी सिर्फ एक मकसद के लिए बुलाया जाता है और उसका नोटिफिकेशन और गजट होता है। तो आप अगर वो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि विशेष सत्र में न सवाल जवाब होता है, न जीरो आवर होता है, न किसी और प्रकार के उसमें विधेयक या उसमें अपना निजी बिल या इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। एक स्पेसिफिक चीज है, सरकार को समझ में आया कि आज इसकी जरूरत है, तो हम एक विपक्ष के लोगों के साथ राय मशविरा करके उस विशेष सत्र को बुलाते रहे। परिपाटी यही रही, 8 बार हुआ है। तो न राय मशविरा किया गया, बुला लिया गया, बुला लेने के बाद भी नहीं बता रहे क्यों बुलाया गया। ठीक है, यही तो कहा जाता है कि आपको लोकतंत्र में आस्था नहीं है। आप संसद की सीढ़ियों को चूमते जरूर हैं, लेकिन संसद परिसर में आते हुए भी, कि आने के बाद भी आप पार्लियामेंट के अंदर बैठते नहीं है। सदन के अभिभाषण पे बोलना हो या वित्त विधेयक पे, तो आप 2 मिनट के लिए आ जाते हैं। तो ये दिखाता है कि आप लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आप नहीं रखते हैं तो विपक्ष तो रखता है ना। विपक्ष तो जनता की बात उठाएगा, लोकतांत्रिक परंपराओं का हवाला देगा, संसदीय परंपराओं का हवाला देगा, लोग जो हमारा संविधान है उसका हवाला दे करके बात उठाएगा। सरेंडर तो विपक्ष करेगा नहीं। अब आप सरकार बहादुर है, साहब बहादुर है, अपने मित्र के आगे आप सरेंडर होंगे, लेकिन विपक्ष नहीं सरेंडर करेगा। विपक्ष देश की आवाज है और आपसे मुखर आवाज बन चुकी है। जो सत्ता में बैठे हैं उनसे ज्यादा मुखर आवाज विपक्ष बन चुका है। बिल्कुल। और इस बीच घोसी के चुनाव को लेकर जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी में, इंडिया गठबंधन में जो है खुशी की लहर है। और कहीं ना कहीं जो आने वाले 5 राज्यों के लोग जो विधानसभा चुनाव है उसमें उसकी में जाहिर सी बात है 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा काफी भारी है। और उससे पहले उसको लग रहा है कि उसे एक ऐसी जीत मिली है जिससे वो बहुत उत्साहित है। और इसी में घोसी की जनता व विजयी प्रत्याशी श्री सुधाकर सिंह जी को अनंत बधाई एवं घोसी के सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरा जो एक पैम्फलेट है वो जारी कर दिया गया है। घोसी में जनता की बड़ी सोच की जीत हुई है। घोसी ने सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया है और यह भी आने वाले कल का भी परिणाम होगा। ये सकारात्मक राजनीति की जीत है और सांप्रदायिक नकारात्मक राजनीति की हार है। ये दलीय संकीर्ण विचारधारा और जाति बंधन से ऊपर उठकर उस प्रत्याशी की जीत है जिसके काम करने की आशा है और नाकाम प्रत्याशी की पराजय है। ये भाजपा की तोड़-फोड़ और समाज को बांटने वाली नकारात्मक राजनीति की मुंह तोड़ हार है। ये झूठे प्रचार और जुमलेबाजियों की पराजय है। ये व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फैलाई जा रही सामाजिक घृणा, भ्रामक सूचनाओं और राजनीतिक जो मिथ्या है उसकी पराजय है। ये भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों की जीत भी है। तो ये एक तरह से पूरा एक जीत के बाद ये जारी किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अखिलेश जी, जूही जी शायद अभी जुड़ रही हैं हमारे साथ दोबारा। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है कि एक तरह से ये नफरत पर मोहब्बत की भी जीत है, जिसकी बात लगातार राहुल गांधी करते आए हैं और अब यहाँ पर भी कहा जा रहा है, और एक तरह से लोगों ने गो अहेड दिया है इंडिया गठबंधन को भी,
और उसको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए ये जीत का तोहफा आप लोगों को दिया गया है जनता की तरफ से। देखिए, मैंने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश का तो हर बीजेपी का नेता वहां प्रचार करने गया, मुख्यमंत्री जी भी गए। और जिस तरह से जो बीजेपी के एजेंडा चलता है कि ध्रुवीकरण कराने का, पोलराइज करने का प्रयास करने का, वो किया गया। मैंने आपको शुरू में बताया कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद की सीमाओं से लगा हुआ ये विधानसभा, मुख्यमंत्री के बीजेपी सरकार के सारे दावों पे घोषी लोग विधानसभा का परिणाम एक करारा तमाचा है कि आप सिर्फ जुमले गढ़ते हैं, झूठ बोलते हैं, समाज को बांटने की तैयारी करके राजनीति करने आते हैं। लेकिन समाज समझ गया है, जान गया है, लोग ये समझ चुके हैं कि आपके जो एजेंडे हैं वो पिछले 6 साल या दिल्ली की सरकार 9 साल एक ही बार बांटो राज करो, पक्ष को विपक्ष को, जो भी सहमत है, जो भी आपसे असहमत है, जो भी आपसे मत भिन्न है, उसको पाकिस्तानी बताओ, उसको नक्सल बताओ, उसको खालिस्तानी बताओ, उसको आतंकी बताओ। ये लोकतंत्र में ये किस विचारधारा के लोग हैं? अब इन्हें नहीं देखना चाहती इस देश की जनता कि अगर हम आपको वोट नहीं दे रहे हैं, आपसे असहमत है या मत भिन्न है, तो दूसरे दल को अगर हम साथ दे रहे हैं तो हमको आप पाकिस्तानी कहेंगे, हमको आप खालिस्तानी कहेंगे, हमको आप नक्सल कहेंगे, हमको आप देशद्रोही कहेंगे। तो ये जो सोच है बीजेपी की, इस सोच पे करारा तमाचा है बीजेपी के। और ये देश जागृत हो चुका है, और ये इस तरह के करारे तमाचे जनता के द्वारा इन पे रोजाना और क्षमता से बढ़ते जाएंगे। अभी 5 राज्यों के चुनाव है, 5 राज्य में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, चार और 5 जगह 2/3 बहुमत से जीतने जा रही है, 2/3 बहुमत से। और ये वहां बीजेपी में भगदड़ मची हुई है हर राज्य में। आप चाहे राजस्थान देख लें, चाहे महाराष्ट्र देख लें, चाहे छत्तीसगढ़ देख लें, वहां के बीजेपी के नेताओं के बोल देख लें, वहां के बीजेपी के नेताओं की नाराजगी, गुस्सा और एक जो अलग होने की अलग भाषा, दूसरी लाइन पे जाना, उनका दल छोड़ करके कांग्रेस में आना, ये क्या दर्शाता है? क्योंकि आपके दल के लोग भी उब चुके हैं। आप लोकतांत्रिक परंपराओं को का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आप अपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र को कुचल के दबा के रखे हैं। कोई भी बीजेपी के अंदर भी जो है, उसे लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है या लोकतांत्रिक जो अधिकार है विद इन पार्टी जो होता है, वो भी उसको नहीं है। चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे बीजेपी दल हो, चाहे बीजेपी की कहीं की किसी की कोई पार्टी हो सत्ता में जहां पे है। तो ये तो आम जनता बीजेपी के लोगों को भी इस बात का आभास और इल्हाम हो चुका है। वो भी वहां घुटन महसूस कर रहे हैं, समय पे वो भी वहां से निकलेंगे, बगावत करेंगे। मैंने कई बार कहा है, जैसा आपने कर्नाटक में देखा, अभी करने के बाद तो होगा कि अभी उनके यहाँ ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी। तो समय आने दीजिए, समय आने पे इनका जो एक गुब्बारा है, जो इसकी हवा निकलने शुरू हो गई है, वो गुब्बारे में जरा से भी हवा नहीं रह जाएगी। बहुत बुरी तरह पराजित होने जा रहे हैं ये लोग। हिंदुस्तान के इतिहास में फिर जैसे बीजेपी थी 25, 30, 40 सीटों तक, 50 सीटों तक, उस होते होते 2 सीटों तक, वहां तक फिर ये ढलान पे हैं, वहीं जाकर रुकेंगे अब बीजेपी वाले 2 सीटों पे। क्योंकि इन्होंने तो जाहिर से अभी जो पीढ़ी है, जी जी हाँ जी, मैं अखिलेश जी आ रही हूँ आपके पास। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को अपडेट दे दूं, क्योंकि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव आज हुए हैं, और उस उपचुनाव में त्रिपुरा और उत्तराखंड के अलावा अगर हम बात करें 4 राज्यों की, तो वहां पर इंडिया गठबंधन लीड बनाए हुए है। केरला में जीत दर्ज हो गई है, ऑफिशियल में बता रही हूँ। हालांकि अनऑफिशियल अगर हम बात करें तो घोसी जो सीट है उसको लेकर अभी से ही जो इंडिया गठबंधन है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी का क्योंकि कैंडिडेट था, वहां जीत की जो सेलिब्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं। हालांकि ऑफिशियली अभी इसको डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन शुरू से ही एक बड़ी बढ़त बनाकर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सुधाकर सिंह, वो लगातार बने हुए थे, और तभी से ही उम्मीद थी कि लगातार एक के बाद एक जिस तरह से खुल रहा था कि अब जो है वो डिक्लेयर होगा, जीत की तरफ जाते हुए नजर आ रहा था। और अभी तक हालांकि ऑफिशियली नहीं इस बात को कहा गया है, लेकिन अनऑफिशियली समाजवादी पार्टी ने
इसको लेकर सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है, बहुत दिनों बाद उन्हें यह मौका मिला है कि वो अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करें। 2022 के में जिस तरह से हार मिली थी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद ये उनको जीत मिली है, और एक ऐसी जगह पर जहां पर पूरा सरकारी अमला लगाया गया था। डबल इंजन की बात लगातार की जाती रही। खुद योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक रखी थी, तमाम मिनिस्टर्स वहां पर लगे हुए थे, तमाम जो कार्यकर्ता है वो वहां पर लगे हुए थे, हर तरह की बयानबाजी वहां पर की गई। लेकिन उसके बावजूद भी अगर घोसी जैसी विधानसभा सीट पर हार होती है भारतीय जनता पार्टी की, तो इसके बहुत सारे मायने हैं। इसके मायने ये भी हैं कि नफरत की जो सियासत है उसको कहीं ना कहीं से नकारा है जनता ने, और एकजुट होकर एक तरफा जो है वो वोट किया है। और क्योंकि बीएसपी का भी कोई कैंडिडेट नहीं था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर यहां पर लड़ रहे थे, तो इसका फायदा भी कहीं ना कहीं मिला है। और यही होता है, अगर झारखंड की बात करते हैं तो वहां लगातार जेएमएम लीड बनाए हुए हैं शुरू से ही। और घोसी की मैंने आपको बता ही दिया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से तो जीत डिक्लेयर कर दी गई है। वो मैंने आपको पढ़ के ही बताया कि किस तरह से उन्होंने कहा कि किस किस वजह से ये जीत है और किसकी जीत है ये। भागेश्वर की अगर बात करते हैं उत्तराखंड की, तो 2400 वोटों से जीत हुई है। और लास्ट में ये एक तरह से थम सी गई थी, ये जो जितना जो वोटिंग हो रही थी, जो गिनती हो रही थी, वो थम सी गई थी। कहीं ना कहीं से कांग्रेस ने इसको लेकर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया था, और 2400 वोटों से ये जीत, जिस तरह से अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे थे कि इसको हम जीत नहीं मानेंगे, ये एक तरफ वहां पर उनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी, और इसे हम कांग्रेस की ही जीत मानेंगे क्योंकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस वहां पर रही है। अमलेंदु उपाध्याय हमारे ऑनलाइन एडिटर भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमलेंदु जी, इस पूरे पर्सपेक्टिव को फिलहाल जिस तरह से ये जीत दर्ज की गई है, 2 राज्यों के अलावा 4 राज्यों में, कुछ में बढ़त कुछ में जीत हासिल हो गई है इंडिया गठबंधन को, कहीं मिलकर लड़े हैं, कहीं अलग अलग लड़े हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? अमलेंदु जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए अमलेंदु जी से हम बात करने की कोशिश। जी 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 जी, मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसको समग्र रूप से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की इन उपचुनाव में बुरी तरीके से हार हुई है। आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे अखिलेश प्रताप सिंह जी ने कहा कि चूंकि उत्तराखंड में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और वहां उन्होंने तमाम तरीकों से मैनेज किया होगा, और 2000 वोट से वहां सिर्फ हारी है, तो वहां बहुत सी चीजें हैं। इसी तरीके से त्रिपुरा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मतगणना का बहिष्कार कर दिया, चूंकि उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत की, वहां बड़े स्तर पर धांधलियां हुई हैं, और उस चुनाव आयोग उसका संज्ञान लिया, चुनाव आयोग ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, तो उन्होंने वहां बहिष्कार कर दिया। तो यानी जो बीजेपी सीटें जीत रही है, वो 2 सीटें जीत रही है त्रिपुरा से और 1 जीत रही है उत्तराखंड से, तो जहां दोनों जगह उसकी सरकारें हैं। और इसका मतलब ये समझा जाए कि धांधली के आरोप जो है वो सब जगह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इन उपचुनाव में भी लगे हैं। तो कुल मिलाकर के ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी हार के रूप में इसको देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी इसको माने या ना माने ये उनके ऊपर है, लेकिन हम लोग इसको जिस तरीके से देख रहे हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी हार के रूप में इसको देखा जा सकता है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो घोसी का उपचुनाव इसलिए बन गया क्योंकि एक तो आप जो थे वो समाजवादी पार्टी का ही व्यक्ति तोड़ करके लेकर के आए, जो वहां मौजूदा विधायक था उसको आप तोड़ करके लेके आए, तो इसका मतलब कि जनता ने उस व्यक्ति को नकार दिया जो इंडिया गठबंधन को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया था। तो ये भी एक संदेश वहां का है। दूसरा संदेश ये भी है कि बीएसपी वहां चुनाव मैदान में मौजूद नहीं थी, तो भारतीय जनता पार्टी जो ये सोचती थी कि अगर बीएसपी मैदान में नहीं होगी तो उसका फायदा उसको भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा, तो वो भी फायदा मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया। तीसरी चीज ये कि ओम प्रकाश राजभर को जो आप लेकर के आए थे, और ओम प्रकाश राजभर के साथ आपने ये समझाने की कोशिशें की थी कि ओम प्रकाश राजभर के आने से समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा और फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी हुआ। तो लोकसभा चुनाव से पहले वो ओम प्रकाश राजभर का गुब्बारा था वो भी फूट गया। तो ये कुल मिलाकर के जो स्थितियां दिख रही हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक है। और जो ये समझा जाता था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी बढ़त मिल सकती है लोकसभा के चुनाव में, ये भी भ्रम जो है भारतीय जनता पार्टी ने खुद तोड़ दिया है इस उपचुनाव को करवा करके। यानी समाजवादी पार्टी का मौजूदा विधायक को अपने पाले में ला करके और उपचुनाव करवा करके भाजपा पार्टी ने भ्रम तोड़ दिया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे रहेगी। तो अब ये परिस्थितियां आगे बढ़ेंगी। मैंने सुबह भी कहा था, फिर मैं कह रहा हूं
कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ये मिलकर के जब उत्तर प्रदेश को मथेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरी स्थिति होने की संभावनाएं हैं। और दिल्ली जो है, अगर उत्तर प्रदेश छोड़ जाता है, जो कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली दूर होने वाली है। पुष्पा जी, बिल्कुल। और ये अति विश्वास ही था भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए कहूंगी, क्योंकि ओपी राजभर भी थे और साथ में, तो ये अति विश्वास था कि पहले दूसरे दल का जो है वो विधायक तोड़ो, उसको अपने में शामिल करो, और हम चुनाव लड़वाएंगे, उपचुनाव करेंगे, और उसके बाद जीत हासिल होगी। और कहीं ना कहीं दारा सिंह को भी ये था कि भाई वो एक बार फिर से मंत्री बन जाएंगे। तो ये अति विश्वास था, उसका उबारा कहीं ना कहीं से फूट गया है। अखिलेश जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, घोसी का जो उपचुनाव का परिणाम है वो बीजेपी और एनडीए के लिए बहुत तगड़ा सदमा रोजाना अब देगा। बहुत से लोग अपने कुर्ते प्रेस करा के रखे थे कि बस इस परिणाम के बाद, जीत के बाद, हम मंत्रिपरिषद में लाल बत्ती से आभूषित होंगे। बड़े बड़े जो उनके बोल थे वो बोल और चटक के बोलेंगे और चटकारे लेके बोलेंगे। जो उनके भुनगे टाइप के सहयोगी हैं, जिनको उन्होंने समझ रखा था कि हातिम ताई और बड़े पावरफुल हैं, तो जो मेन है, जो इंजन ही है, वही डूब रहा है, तो ये कहाँ रुक टिकेंगे। ये चुनाव आने दीजिए, जहाज डूबते डूबते जहाज ऐसे चूहे भागते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के दो चार गठबंधन साथी हैं बड़बोले वाले, ये जगह ढूंढेंगे, ये जगह ढूंढेंगे। आज के बाद ये अपने अपने लिंक ढूंढना शुरू करेंगे गैर बीजेपी दलों में कि भैया कहीं ख्याल रखिए, अब का कैल जा, कहीं व्यवस्था बनाए रखिए। तो ये जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में और बीजेपी के अंदर, इस परिणाम से बहुत भारी निराशा, उदासी और जो मोरल गिरने की बात होती है वो होगी। और बीजेपी के अंदर की जो तीन चार गुट हैं वो बखूबी और आपस में फुटबॉल और कबड्डी खेलेंगे। इस परिणाम के बाद देखिए किस पे कौन कौन ठीकरा फोड़ता है। पंचायतें शुरू होंगी, समझाना बताना आरएसएस शुरू करेगा, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला। कितने पेवन जी लगाओगे, कितनी चिप्पी लगाओगे, इतने दागदार हो चुके हैं आपके दामन कि अब वो धुलाई से नहीं साफ होने वाले हैं। अब उसे रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। जनता ने ये मान लिया है, अब वही आपकी ये गाड़ी रिपेयरेबल नहीं है, अनरिपेयरेबल है, इससे अब कबाड़ी के हाथों ही जाना है। जनता अब नया इंडिया नामक एक इंजन, एक बड़ा सुंदर सा देश चलाने का गठबंधन लेके आई है, और वही अब इस देश को और आगे और ऊंचाइयों पे पहुंचाएगी। जी, बिल्कुल। और ऐसे में दारा सिंह की अगर हम बात करें तो ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं, वही वाला उनके साथ वो हिसाब हो गया है। जिस तरह से अखिलेश जी कह रहे हैं कि उन्होंने भी कड़क कुर्ता पजामा अपना तैयार ड्राई क्लीन करवा के रखा होगा कि वो मंत्री पद उन्हें कोई मिलेगा इस जीत के बाद, उनसे वादा किया गया होगा। और अब वो जो ख्वाब है उनके, वो धरे के धरे फिलहाल रह गए। और इस सबके बीच राहुल गांधी जो हैं वो जिस तरह से यूरोप के दौरे पर हैं, ब्रसल्स में उन्होंने कहा कि भारत में गांधी और गोडसे के विजन की लड़ाई है, और मोदी जो हैं वो इंडिया गठबंधन से डर कर ही देश का नाम बदलना चाहते हैं। तो देश में और विदेश में दोनों में ही अगर हम बात करें तो एक तरह से एक स्वर नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन का। राहुल गांधी वहां पर भी चीन के मसले से लेकर, इंडिया गठबंधन से लेकर उन तमाम चीजों की ही चर्चा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो जीत हासिल हो रही है 4 राज्यों में, खासतौर पर इंडिया गठबंधन कुछ जगह मिलकर लड़े हैं, कुछ जगह अलग अलग लड़े हैं, लेकिन दल वो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। तो उस जीत से एक उत्साहवर्धक जो है माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं अमलेंदु जी, ऐसे वक्त में जब G20 का डंका बजाया जा रहा है, तमाम टीवी चैनल्स के जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, सो कॉल्ड जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, वो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से वो इतने उत्साहित लौलुआत हैं जैसे वो हमेशा होते हैं। और ये बताया जा रहा है कि चांदी और सोने के जो बर्तन हैं उसमें खाना सर्व किया जाएगा जो डेलीगेट्स आएंगे, जहां 80 करोड़ लोग अभी भी जो राशन गरीबी रेखा से नीचे राशन लेते हो, वहां पर जो डेलीगेट्स आए उनको सोने और चांदी के बर्तनों में खिलाया जाए।
और इस जीत, ये फिलहाल जो जीत है, इससे पूरी तरीके से अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कन्नी काटी हुई है यहाँ पर जो सो कॉल्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इस पर बात नहीं हो रही। यही अगर उल्टा होता तो G20 वगैरह सबको थोड़ी देर के लिए साइडलाइन करके इस पर बात की जाती और इंडिया गठबंधन को कोसा जाता। जाहिर सी बात है बुशरा जी, चूंकि आप तो उस मीडिया का हिस्सा रही भी है, तो वहाँ किस तरीके की चीज़ें होती हैं वो आप अच्छी तरीके से समझती हैं, तो मुझसे ज़्यादा बेहतर तो आप इसको समझती हैं। जाहिर सी बात है कि अगर ये जीत अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की हो रही होती, तो अभी G20 से बड़ी घटना जो थी ये उपचुनाव हो गए होते, तो ये वहाँ बताया जाता। लेकिन अब G20 को बताया जा रहा है और इस पे चर्चा ही नहीं की जा रही है, और चर्चा की भी नहीं जाएगी इस पे। तो ये असल में सब मीडिया मैनेजमेंट का जो खेल जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो निकल लगता है। अब देखिए, जब सबसे बड़ी बात है बुशरा जी जो हुई है वो ये कि अब जनता समझ रही है कि ये सरकार मीडिया मैनेजमेंट के बल पर जिंदा है, और जनता भी मीडिया मैनेजमेंट को, मीडिया के इस झांसे में अब आने वाली नहीं है। अगर मीडिया के झांसे में जनता होती तो घोसी का ये परिणाम नहीं होते, झारखंड से ये परिणाम नहीं आ रहे होते, पश्चिम बंगाल से परिणाम नहीं आ रहे होते, केरल से परिणाम नहीं आ रहे होते। तो मीडिया, वो मुझे लगता है कि चूंकि जनता अब समझ रही है अच्छी तरीके से कि ये मीडिया जो है ये सरकार के इशारे पे काम करता है या सरकार के लिए काम करता है, दोनों ही चीजें हैं, सरकार के इशारे पे भी काम करता है और सरकार के लिए भी काम करता है। तो ये बात अब जनता समझ रही है, और इसीलिए जो मुख्य धारा का मीडिया है इसकी अब धार कम होती जा रही है, और जनता अच्छे तरीके से समझ रही है, और यह उस तरीके से प्रभाव करने की स्थिति में नहीं लगते, मुझको लगता है। जनता चूंकि समझ रही है, और डेमोक्रेसी में जनता ही सबसे बड़ी चीज़ है, वो मीडिया से जनता नहीं, मतलब ये डेमोक्रेसी में जनता से ऊपर नहीं है मीडिया। तो जनता अगर किसी तरफ खड़ी है तो उसको पार पाना उस जनता से वो मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हो, इसलिए वो अब वो चांदी के चम्मच से खिलाया जाएगा, अब सोने के पात्र में खिलाया जाएगा, सनातन की बात भी की जाएगी। तो ये सनातन की बात भी आप करेंगे और सोने के बर्तनों में और चांदी के चम्मच से खिलाएंगे, तो भाई तो आप राजा हैं क्या? तो प्रधानमंत्री इसका मतलब क्या समझते हैं उसको? मतलब ये जो है ये दर्शाता है कि आप नए संसद भवन में जो सेंगोल राजदंड स्थापित करते हैं और मेहमानों को आप जो है सोने के बर्तनों में चांदी की चम्मच से खिलाते हैं, इसका मतलब आप डेमोक्रेसी में स्वयं को राजा समझ बैठे हैं। अगर राजा आप स्वयं को समझ बैठे हैं तो डेमोक्रेसी जो है वो राजा को स्वीकार नहीं करती है, डेमोक्रेसी राजतंत्र का नाश करती है। और चाहे रानी के पेट से हो चाहे मेहरानी के पेट से हो, जो डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, ये लोकतंत्र जो है वो सबको बराबर का अधिकार देता है। यहाँ हर व्यक्ति की कीमत जो है वो एक वोट है। नरेंद्र मोदी का भी एक वोट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरा एक वोट है, जितना आपका एक वोट है। तो ये सोने के चम्मच, चांदी के चम्मच से सोने के बर्तनों में खिलाना जो है, मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी का अपमान है। लेकिन सरकार से आप ये कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी का अपमान नहीं करेगी विषय। जी अखिलेश जी, आप अपनी बात रखिएगा। मेरा सवाल भी उसके साथ कि सनातन को लेकर एक बहस छिड़ी और उसको खूब तूल दिया गया, अभी भी तूल दिया जा रहा है। एक मीटिंग के दौरान नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा कि इंडिया और भारत पर अभी बात ना करें, और खासतौर पे वो लोग जिन्हें इसकी टेक्निकलिटीज नहीं पता है, लेकिन सनातन पर बात करें, जितने बयान दे सकते हैं इस पर बात करें, यानी कि इंडिया गठबंधन को इस पर घेरें। और उसके साथ साथ वो तमाम चीजें भी कही गई जिसका मैं जिक्र पहले कर चुकी हूँ। स्पेशल सेशन के दौरान इन चीजों पर बात होगी, वन इलेक्शन वन नेशन, पूरा मीडिया का अमला जो है उस पर लग गया। और इस सबके बीच ये वोटिंग जो हुई है, क्या आपको लग रहा था कि ये जो जीत है कहीं ना कहीं लोकल जो मुद्दे हैं, लोगों ने उन पर ही, जनता ने उन पर ही वोट किया है? अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि सनातन और इस तरह के मुद्दों को लेकर अगर बहस छेड़ेंगे और ये बताएंगे कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है वो कितना हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, तो इसका फायदा उन्हें मिलेगा, इसका भी कहीं ना कहीं से जवाब मिला है। देखिए, बीजेपी को अभी भी अगर गलतफहमी है कि वो जो एजेंडा तय करेंगे जनता उस पर यकीन रखेगी, तो ये उनकी मूढ़ता है। और जो भी सनातन धर्म के प्रति अपशब्द कहता है वो बदतमीज है, जाहिल है, नासमझ है, और जो इस पे बहस करना चाहता है वो रोटी सेकना चाहता है। क्योंकि इस पे बहस या रहने या ना रहने इसका कोई सवाल ही नहीं होता है, सदियों से आता रहा, रहेगा। इस तरह की या कोई दूसरे धर्म के साथ भी कोई इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो उसको क्या कहा जा सकता है? उससे सिंपैथी रखनी चाहिए, मानसिक रूप से बीमारी कहा जा सकता है। और जो उस पर चर्चा करने की बात करे उससे भी, क्योंकि यह निरर्थक चर्चा है। आप सत्ता में यदि हैं, राजनीति में है, तो आपकी चर्चा इस देश के बेहतरी के लिए होनी है।
अब जो व्यक्ति अपने सूट में सोने के जार से अपना नाम लिखा करके गौरवान्वित समझने का रखता हो, वो सोने चांदी के बर्तनों कोई तो और गौरवान्वित तो समझता होगा। आप किस तरह से इस सम्मेलन में भारत की बातों को पूरे दुनिया के सामने रख के अब पूरी दुनिया को एक दिशा देने के लिए और भारत का किस तरह से कैसे लाभ हो सकता है अधिकतर आपके प्रेसिडेंटशिप में इस G20 की जो अध्यक्षता मिली आपको, उसका लाभ तो आप ले न पाए दिला पाए, तो क्या आप परोस करके क्या ले लेंगे? कितने जो महत्वपूर्ण डेलीगेट्स हैं उसमें नहीं आ रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ रहे हैं। तो ये जो आपका जो डिस्कोर्स बनाने का तरीका है वो लोग समझ गए। आप कहेंगे कि जी इस पे सनातन पे बहस को तो पब्लिक आपकी बात तो मानेगी। आपके लोग आपके मंत्री भगवान राम के लिए इसी संजय निषाद ने क्या क्या बोला है, या बीजेपी के लोग क्या क्या बोलते रहे। तो ये इस पे ये बहस के जी मुद्दे नहीं है, ये राजनीतिक, हम राजनीतिज्ञों के लिए बहस का मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि भाई जो कहे हो, जो किए हो, जो करने आए हो, जो बताए हो, उस पे बात करो, जनता के हित की बात करो। आप क्या करते हो? अभी जिन 2-3 सीटों की बात कर रही हैं आपकी बीजेपी वहां जीती है, उन तीनों विधानसभाओं में 6 लोकसभा बनती है। तो समझ लीजिए, जी मतलब 6 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी के पास अच्छे दिन कहा जा सकता है। वो भी त्रिपुरा में जहां 2 सीटें आई हैं वहां पे सारे लोगों ने बाइकाट किया। सुना 90% वोट बीजेपी के बिल्कुल खाते में आ गया है जब लोग वोट ही डालने नहीं गए। जी तो आपको खुश होने के लिए 6 लोकसभा सीटों में आप अच्छे दिन ढूंढ लीजिए। बिल्कुल। और इस बीच हम 545 अपने सीटों की। इस इस बीच हम अपनी जनता, हमारे साथ जो हमारे व्यूवर्स जो जुड़े हुए हैं उनको अपडेट भी देते चले। स्क्रीन पर भी आप तमाम लोग देख सकते हैं और मैं भी आपको बता रही हूँ कि दूसरी हम बात करते हैं झारखंड की, तो वहां पर बीबी देवी जो हैं उन्होंने जीत दर्ज कर ली है, डिक्लेयर कर दिया गया है। पुतुपल्ली हम पहले ही बता चुके हैं, केरला में वहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है, बॉक्सर नगर में भारतीय जनता पार्टी को, और धानपुर में यानी कि दोनों त्रिपुरा की जो सीटें हैं वहां पर जीत दर्ज कर ली है। और उसके किस तरह से जीत दर्ज की है और किन पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया वो सब भी हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। घोसी की बात करें, अभी इसको डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन जाहिर सी बात है ये अब बहुत ही एक सिर्फ फॉर्मेलिटी भर है। और वहां पर भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जो है उसने जीत दर्ज कर ली है। बागेश्वर की बात करते हैं तो वहां पर 2400, मात्र 2400 से भी कम वोटों से जो है वो जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने। और धूपगुड़ी जो है वेस्ट बंगाल में, वहां पर तृणमूल कांग्रेस के निर्मल चंद्र रॉय जो है उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। तो यहाँ पर 2 राज्यों में जहां पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसका फायदा हमेशा से मिलता है, उन्होंने जीत दर्ज की है। भागेश्वर की बात करूं तो बहुत कम मार्जिन से बिल्कुल नेक टू नेक फाइट हुई है और जिसमें जीत दर्ज की गई है 2400 से भी कम वोटों से। अगर जीत दर्ज हो तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि ये फाइट किस तरह की रही होगी। त्रिपुरा की हम बात करें तो त्रिपुरा में अलग इसके रीजंस रहे हैं इस जीत के, जिस तरह से अभी अमलेंदु जी और अखिलेश जी बता रहे थे। और घोसी की बात करें तो एक हमें जाने की यहाँ इजाजत पर जीत दर्ज दें हुई। बुसरा जी। जी जी अखिलेश जी, जी जी आपको इजाजत है, आपने जितना वक्त कहा था उससे ज्यादा आपने वक्त दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने कीमती वक्त दिया। मुबारकबाद एक बार फिर से आपको और इंडिया गठबंधन को। तो जाहिर सी बात है, ये अपडेट मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि कैसे 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए जो आज नतीजे आए हैं वो किस तरह से इंडिया गठबंधन के लिए उत्साहवर्धक हैं। और ऐसे वक्त में जब मुंबई की जो मीटिंग होती है उसके बाद तमाम तरह की कमेटियां बनाई जाती हैं, राहुल गांधी अभी यूरोप के दौरे पर हैं, और उसके साथ साथ जब ये चुनाव एक साथ लड़ा जाता है, खासतौर पे घोसी का और अलग अलग जगहों पर जो इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं जो उसमें शामिल हैं, उनकी अगर जीत होती है तो उसके कई तरह के मायने हैं और इसको अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से साफ है कि ये जो जीत है वो इंडिया गठबंधन जो है उसके आगे आने वाले जो जिस तरह से सीटों का जो बंटवारा होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या आगे आने वाले 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं एक उत्साह जरूर बनाएगा। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर दीपक पाशपोर जी भी जुड़ गए हैं। दीपक जी, स्वागत आपका।
आपसे नई और फ्रेश प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी। हम लगातार सुबह से बने हुए हैं, 12 बजे से लगातार डीबी लाइव आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। तमाम एनालिसिस हम गेस्ट के जरिए, पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आपको हर बारी की इस इलेक्शन से जुड़ी हुई आपको पता चले, और आपका भरपूर सहयोग भी हमें मिल रहा है। दीपक जी, जाहिर सी बात है जो पार्टियां हैं वो उत्साहित हैं। समाजवादी पार्टी क्योंकि उनका कैंडिडेट था, और उनके कैंडिडेट जो जीता था वो भारतीय जनता पार्टी में गए, दारा सिंह, उनको एक तरह से तोड़ा गया। उनको लगा कहीं ना कहीं उनको मंत्री पद मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी और दारा सिंह दोनों उत्साहित थे कि जीत तो उनको मिलेगी ही। ये उनका अति उत्साह और ओवर कॉन्फिडेंस था। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस था जीत को लेकर, क्योंकि हर इलेक्शन जो है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है, वो कहीं ना कहीं से धाराशाही हुआ है? देखिए, ऐसा है कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव था, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये केवल मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया, क्योंकि कम से कम योगी जी कभी नहीं चाहेंगे कि मोदी जी जो है उनके चेहरे पर उनके राज्य का कोई चुनाव लड़ा जाए। प्रत्यक्ष रूप से योगी जी भी हैं वहां, अप्रत्यक्ष रूप से मोदी जी भी हैं वहां, और सर्वत्र अगर कोई चीज है तो वो है भारतीय जनता पार्टी का अहंकार जो है वो आज वहां पर टूट गया है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि कोई व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करनी है। हम पिछले कुछ समय से जो देख रहे हैं कि कैसे बार बार कहा जाता था कि डबल इंजन की सरकार है, हम जिसको चाहे तोड़कर सरकार बना सकते हैं। यहाँ तक कि खुलेआम एक भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति बोलता है कि आप चाहे किसी को भी वोट दीजिए, चाहे नोटा पे का बटन दबाइए, वोट जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा। दूसरी बात, ये चुनाव जो हुआ है